नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका टाइम्स नाउ नवभारत पर। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। प्राइम एट 4 में सबसे पहले आपको बताते हैं आज बुलेटिन में आपके लिए क्या कुछ खास होने वाला है। सबसे पहले बातचीत होगी रायपुर की, जहां पर जिस जमीन पर 70 साल से हिंदू रह रहे थे उस पर अब वक्फ बोर्ड का नोटिस आ गया है। पूरा मामला क्या है, डिटेल में आपको इस खबर की पूरी जानकारी हम देंगे। इसके साथ ही बातचीत होगी, आज से बिहार में पीएम मोदी का प्रचंड प्रचार शुरू हो गया है। आज किस किस पर पीएम मोदी ने गिन गिनकर सियासी वार किए, क्या कुछ कहा, यह भी आपके सामने हम बताएंगे। इसके अलावा दिल्ली को दिवाली पर दहलाने की साजिश की तैयारी कैसे थी और कैसे इस तैयारी को नाकाम कर दिया गया, यह भी बताएंगे, पूरी स्पेशल जानकारी। और अब बदमाश गुंडागर्दी और मारपीट करेंगे तो पुलिस कैसे उनका इलाज करेगी, यह दिखाया है फरीदाबाद की पुलिस ने। पूरी खबर आपके सामने होगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। लेकिन बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कानपुर से, जहां पर कानपुर के गंगा बैराज के पास लगी भीषण आग। गंगा बैराज के पास कल्लूपुरवा गांव में भीषण आग लगी है। आग के बाद रसोई गैस सिलेंडर में भी जोरदार धमाका हो गया। शॉर्ट सर्किट के बाद गांव में यह आग लगी, करीब 6 घर जल गए। सिलेंडर धमाकों के बाद पूरे गांव में दहशत फैल गई। जबरदस्त तरीके से अफरा तफरी का माहौल रहा। ये तस्वीरें आपके सामने, आप देखिए कैसे सिलेंडर के धमाकों की आवाज सुनाई। छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड के द्वारा जो नोटिस दिया गया था, वो ऐसा भाव नहीं था कि हम लोग हिंदू भाई के कानपुर की यह तस्वीर है, जहां पर देखिए किस तरीके से चारों ओर धुआं फैल गया। जबरदस्त तरीके से आग लग गई। सिलेंडर धमाके के साथ जब सिलेंडर में धमाके हुए, उसके बाद आसपास दहशत फैल गई, लोग सख्ती में आ गए, अफरा तफरी का माहौल हो गया, लोगों की चीखें निकल गई। इतनी जबरदस्त ये आग थी और इतना जबरदस्त धमाका। अब ये दो तस्वीरें आपके सामने हैं। पहली तस्वीर देखिए जब आग लगी थी, जब सिलेंडर एक के बाद एक फट रहे थे, धमाके हो रहे थे, चारों अफरा तफरी का माहौल था। और दूसरी तस्वीर है जब इस स्थिति पर काबू पाया गया, जब आग बुझी, उसके बाद देखिए सब कुछ तहस नहस हो चुका था। चारों ओर मलबे का ढेर था। ये कुछ सिलेंडर आपको दिखाई दे रहे हैं जो फट चुके हैं। इस धमाके के बाद पूरी वहां पर भीड़ जमा हो गई थी। सिलेंडर के टुकड़े दिखाई दे रहे हैं। और अब चलिए रुक करते हैं छत्तीसगढ़ का। छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड ने रायपुर की पुरानी बस्ती इलाके में 60 से 70 साल से रह रहे 3 हिंदू परिवारों को नोटिस थमा दिया। दावा यह किया है कि हिंदू परिवारों ने वक्फ बोर्ड की जमीन पर अवैध तरीके से कब्जा कर रखा है। वक्फ बोर्ड का दावा है कि जिस जगह पर उनके मकान है वो जमीन वक्फ बोर्ड की है, लिहाजा 2 दिन के भीतर कलेक्टर के सामने पेश होकर इसका जवाब दें, अन्यथा उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। वक्फ बोर्ड के इस नोटिस के बाद छत्तीसगढ़ की सियासत तेज हो गई है। छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड के द्वारा जो नोटिस दिया गया था, वो ऐसा भाव नहीं था कि हम लोग हिंदू भाई के विषय में किसी को ठेस पहुंचाना। क्योंकि पहले पता चल जाए कि पहले निवासरत कौन है। तो जो 17 तारीख को नोटिस जारी किया था, उसको 7 दिन का समय दिया गया था। क्योंकि दिवाली त्यौहार आ चुका था, इसलिए अब मैं सीईओ को बोला हूं कि अब इनको 1 महीने का समय दीजिए और 1 महीने में अपने कागज भी प्रस्तुत करें, और हमारे जो वक्फ बोर्ड के कागज भी उनको देखना चाहे तो वो भी देख सकते हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि पूरा मामला क्या है। दरअसल रायपुर की पुरानी बस्ती में 3 हिंदू परिवारों को नोटिस भेजा गया है। हिंदू परिवार पर वक्फ की जमीन कब्जाने का आरोप है, लेकिन पिछले 60-70 साल से पुरानी बस्ती में ये परिवार रहते आ रहे हैं। नोटिस में कलेक्टर को दस्तावेज के साथ जवाब देने के लिए कहा गया है। साथ ही चेतावनी दी गई है कि अगर जवाब नहीं दिया गया तो अवैध कब्जा हटा दिया जाएगा। दूसरी तरफ पीड़ितों के पास 1948 और 1965 के रजिस्ट्री के दस्तावेज मौजूद है और वो कह रहे हैं कि रजिस्ट्री करवा रखी है, बाकायदा ये जमीन तो हमारी है। दूसरी तरफ नए वक्फ कानून आने के बावजूद नोटिस आने पर कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा।
यह अलग बात है कि कांग्रेस लगातार वक्फ के कानूनों का समर्थन करती आई है, लेकिन फिर भी चूंकि सियासत करनी है, बयान देना है, घेरना है, तो कुछ भी कहेंगे। सुनिए। 100 साल से अधिक समय से पुरानी बस्ती में मकान बनाकर रह रहे लोगों को वक्फ बोर्ड ने जमीन खाली करने की नोटिस दिया है। ऐन दिवाली के दिन यह नोटिस वक्फ बोर्ड के द्वारा जारी की गई है। वक्फ बोर्ड में कौन बैठा हुआ है? जो अपने आप को सनातनी बताते हैं, जो अपने आप को हिंदू धर्म के सबसे रक्षक बताते हैं, उनके पैरोकार वक्फ बोर्ड में अध्यक्ष बन के बैठे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। ऐन दिवाली के दिन 100 साल से काबिज हिंदुओं को उनके मकान खाली करने की नोटिस दी गई है। ये है भारतीय जनता पार्टी का वास्तविक चेहरा, जो बोलती कुछ है, करती कुछ है। इस बीच बीजेपी नेता संदीप शर्मा ने भी इस नोटिस का विरोध किया है। सुनिए। पर वो पुरानी बस्ती थाना के सामने एक तो अरविंद अग्रवाल हैं, राजेश हैं, महाराजा होटल वाले, और वहीं पर एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर जौहरी, वो उन परिवारों को नोटिस जारी हुआ है कि भाई तुम जो हो तो वक्फ पे जमीन को कब्जा करके रखे हो और इसको तुम तत्काल अपना क्या कहना है बताओ, आकर के अपना पक्ष रखो, नहीं तो हम आगे कार्रवाई करेंगे। और ये नोटिस उनको कल मिला है 22 तारीख को, आज 23 तारीख को उनको कहा गया कि 24 तक जवाब दो। तो ये नोटिस जो है मात्र 2 दिन में जवाब देने के लिए कहा गया है। और अब मुंबई का रुख करते हैं। मुंबई के बलाड में एक सोसाइटी खाकी हो रही है दागदार, लेकिन अभी देखिए हरदोई में यूपी पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा। उत्तर प्रदेश के हरदोई में पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी है। पुलिस ने 25,000 के 2 इनामी बदमाशों को गिरफ्तार किया। दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी है, जिसके बाद मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। बदमाश सीतापुर की तरफ से आ रहे थे। इस दौरान पुलिस चेकिंग कर रही थी, तभी एनकाउंटर हुआ। उत्तर प्रदेश के शामली में पुलिस ने मुठभेड़ में 1 लाख के इनामी बदमाश को ढेर कर दिया। मारे गए बदमाश का नाम फैजल है। मुठभेड़ के दौरान कोतवाली प्रभारी वीरेंद्र कसाना और एसओजी प्रभारी कुलदीप सिंह गोली लगने से बाल बाल बच गए, जबकि एक सिपाही के पैर में गोली लग गई। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में पुलिस ने हत्या के आरोपी को 1 घंटे के भीतर एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान बदमाश विशाल को भी गोली लगी। बीती रात विशाल ने एलन सिंह नाम के एक शख्स की सरेआम चाकुओं से गोद कर हत्या कर दी थी, जिसके बाद एक्टिव हुई पुलिस ने 1 घंटे के बाद ही इसे गिरफ्तार कर लिया। रोहतक में एएसआई संदीप लाठर की आत्महत्या मामले में रोहतक पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। एफआईआर में आत्महत्या कर चुके वाई पूरन कुमार की पत्नी अमनीत पी कुमार और उनके भाई अमन रतन को आरोपी बनाया गया। इसके अलावा एफआईआर में पूरन कुमार के गनर रहे सुशील कुमार और आईजी ऑफिस में तैनात सुनील का नाम भी शामिल है। पंजाब के होशियारपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। एनकाउंटर में एक बदमाश घायल हो गया। पुलिस के मुताबिक जांच के दौरान जब पुलिस ने बदमाशों को रोका तो उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। ये दोनों लूटपाट के आरोपी बताए जा रहे हैं। को जिताना, मुझे बताओ, एनडीए को प्रचंड बहुमत दिलाओगे क्या? सुनाई नहीं पड़ता है भाई। एनडीए को प्रचंड बहुमत दिलाओगे क्या? नीतीश जी के हाथ मजबूत करोगे क्या? मोदी जी के हाथ मजबूत करोगे क्या? सारे प्रत्याशी आगे आ जाओ भाई एनडीए के। हमारे सभी प्रत्याशियों को जिताओगे क्या? तो बक्सर वालों दोनों हाथ उठाओ, जरा उठाइए दोनों हाथ। विजय के संकल्प का मुट्ठी बींचे और प्रचंड बहुमत से भाजपा को जिताने का, एनडीए को जिताने का संकल्प लेकर बोलिए, जय श्री राम, जय श्री राम। बक्सर से गृह मंत्री अमित शाह को सुन रहे थे। वहां पर चुनावी सभा को संबोधित करते हुए महाराष्ट्र का रुख करते हैं, जहां पर सतारा से इस वक्त की बड़ी खबर है। सतारा में महिला डॉक्टर ने खुदकुशी कर ली है। सब इंस्पेक्टर गोपाल बढ़ने पर रेप का आरोप लगा है। एक और शख्स पर मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाया है। मृतक लेडी डॉक्टर ने हथेली पर लिखा है अपना ये सुसाइड नोट। तो ये परेशान करने वाली खबर है। हथेली पर सुसाइड नोट और फिर उसके बाद मृत्यु को गले लगा लिया। मेरी आत्महत्या का कारण पुलिस निरीक्षक गोपाल बदने हैं। 4 बार उसने मेरा बलात्कार किया। ये हाथ पर लिखा सुसाइड नोट और उसके बाद जान दे दी। और अब सतारा के इस डॉक्टर सुसाइड केस से जुड़ी एक और बड़ी खबर है। सीएम फडणवीस ने एसपी से घटना की जानकारी ली है।
जिम्मेदार पुलिस अधिकारियों के तत्काल निलंबन के आदेश दिए गए हैं। सीएम ने आरोपियों पर सख्त कार्रवाई के आदेश भी दिए हैं। तो इस पूरे घटनाक्रम का संज्ञान मुख्यमंत्री ने लिया है और एसपी से बात कर तुरंत इसमें कार्रवाई की बात कही। सतारा में लेडी डॉक्टर खुदकुशी मामले में एक्शन हुआ है। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर दिया। रेप और खुदकुशी के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया गया है। आरोपी सब इंस्पेक्टर गोपाल भट्ट ने तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया। तो मुख्यमंत्री ने इस पूरे मामले में संज्ञान लिया, एसपी से बातचीत की और उसके बाद अब एक्शन भी हुआ है। और एक्शन इस तरीके से हुआ है कि तत्काल प्रभाव से निलंबन का आदेश जारी हो चुका। और चलिए आगे, फरीदाबाद में बदमाशों की मुंडन परेड। लेकिन अभी देखिए नासिक में रनहेरा, कुरेवा, करौली, बांगर सहित कई गांव में कई बीघे तक एयरपोर्ट की जमीन पर अवैध निर्माण किया जा रहा है। इस मामले में अब कार्रवाई की गई है। टाइम्स नाउ नवभारत की खबर का बड़ा असर हुआ। भोपाल में प्रशासन ने कार्बाइड गन के प्रयोग पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी। यह आदेश धारा 163 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत जारी किया गया। दिवाली के मौके पर कार्बाइड गन की वजह से कई बच्चों की आंखों में चोट लग गई थी और उनकी आंखों की रोशनी जाने का खतरा पैदा हो गया था। और चलिए आगे बढ़ते हैं। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में होटल में खाने के बाद पैसे मांगने को लेकर विवाद हो गया। इसके बाद बदमाशों ने जमकर तोड़फोड़, एक फर्जी कंपनी खड़ी कर दी और इसी के सहारे नौकरी दिलाने के नाम पर लोगों से 12,000 रुपए कमीशन लेते थे। संबलपुर एसपी के मुताबिक आरोपियों ने फर्जी कंपनी के जरिए करीब 2,000 लोगों से ठगी की थी। ये लोग झाड़ू के साथ लोगों की तस्वीर उठाकर व्हाट्सएप ग्रुप में डालते थे और विश्वास दिलाते थे कि उन्हें सफाई कर्मी की नौकरी मिल जाएगी। पुलिस ने आरोपियों के पास से 62 लाख रुपए कैश बरामद किया। और अब चलिए यूपी का अमरोहा का रुख करते हैं, जहां से रोड रेस का हैरान करने वाला मामला सामने आया है। दो कारों के बीच मामूली टक्कर के बाद दबंगों ने न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक इस मामले को लेकर राजेश्वर सिंह ने सीएम योगी को एक पत्र भी लिखा है, जिसमें दावा किया गया है कि पिछले 6 दशक में राज्य में जहां हिंदुओं की आबादी 5% घटी है, वहीं मुस्लिमों की आबादी 5% बढ़ गई है। राजेश्वर सिंह ने चिट्ठी के साथ 1951 से 2011 तक हुई जनगणना के आंकड़े भी दिए। ईडी के पूर्व अधिकारी रहे राजेश्वर सिंह ने कहा है कि राज्य में हिंदू और मुस्लिम आबादी के आंकड़ों में तुलनात्मक असंतुलन चिंता का विषय है। दरअसल लखनऊ के सरोनी नगर से विधायक हैं राजेश्वर सिंह। इन्होंने सीएम योगी को पत्र लिखा है और इस चिट्ठी में दावा क्या किया गया है वो आपके सामने है। दावा यह है कि 1951 में हिंदू आबादी 84.4% थी, जबकि 1951 में मुस्लिम आबादी यूपी में 14% थी। लेकिन 2011 की जनगणना के मुताबिक यूपी में हिंदू आबादी 79.1% हो गई, यानी 5% घट गई। दूसरी तरफ इसी दौरान यानी 2011 में मुस्लिम आबादी बढ़कर 19.3% हो गई। मतलब मुस्लिम आबादी में 5% का इजाफा हो गया। जिलों की अगर बातचीत करते हैं तो 2011 में रामपुर में मुस्लिम आबादी 50.6% थी और 2011 में ही संभल में मुस्लिम आबादी करीब 56% थी। 2011 में मुरादाबाद में मुस्लिम आबादी की अगर बातचीत करते हैं तो ये 47% थी और 2011 में आजमगढ़ मऊ अंचल में तो मुस्लिम 45 से 55% के बीच मुस्लिम आबादी रही। कुल मिलाकर पश्चिम पूर्वी अंचलों में मुस्लिम आबादी करीब 60% थी और अब तो 2025 है। अंदाजा लगा लीजिए कि 14 साल में किसकी कितनी आबादी बढ़ी हो। दूसरी तरफ बीजेपी सांसद ब्रिजलाल ने लखनऊ को लेकर अलग दावा कर दिया। पूर्व डीजीपी और बीजेपी सांसद ब्रिजलाल के मुताबिक लखनऊ में बांग्लादेशी सफाई कर्मियों का काम कर रहे हैं और इन बांग्लादेशियों को लखनऊ में अधिकारी फर्जी आईडी कार्ड बांट रहे हैं। ब्रिजलाल का दावा है कि ये बांग्लादेशी खुद को असम का निवासी बताते हैं। सबके पास फर्जी वोटर और आधार कार्ड है। बीजेपी सांसद ब्रिजलाल ने लखनऊ में सफाई कर्मियों का एक वीडियो भी शेयर किया। वीडियो में वो सफाई कर्मियों से पूछताछ करते नजर आ रहे। सांसद ब्रिजलाल का आरोप है कि पुलिस भी ठीक से इन्वेस्टिगेशन नहीं करती और उन्होंने सीएम योगी से बांग्लादेशियों को रिपोर्ट करने की मांग की। डीएलटी टेस्ट किया, उसमें बरपटा के लोग बहुत ज्यादा हैं और जो आसपास बस्तियों में रहते हैं संख्या बहुत ज्यादा है उनकी, तो ये कैसे खतरा आप इन्हें मान रहे हैं? ऐसा है, मैं आसाम में 1984 में रहा हूँ। हाँ। और उस समय मैं 31 बटालियन पीएससी थी जो आजकल नैनीताल में है। हाँ। उसका मैं कमांडिंग ऑफिसर था। ठीक है। तो ये नलबाड़ी, बरपेटा, न्यू बगाई गांव, इन सब जगहों पर हमारी फोर्सें तैनात थी जी। और वहाँ कांग्रेस के समय में काफी संख्या में ये बांग्लादेश से ये बसा लिए गए हैं। अच्छा। एज ए वोट बैंक। और ये जो यहाँ आ रहे हैं खाली लखनऊ में नहीं, ये काफी शहरों में, इवन दिल्ली में, जहाँ जमीनें हैं, सरकारी जमीनें हैं, नाले के किनारे,
झुग्गी झोपड़ी बनाकर ही रह रहे हैं। तो ये देश की सुरक्षा के लिए खतरा है, क्योंकि मैंने लिखा है कि वहाँ बांग्लादेश में एक संगठन रहा है हुजी, हरकत उल मुजाहिदीन अल इस्लामी। इसकी यूपी में घटनाएं हुई हैं, पाकिस्तान में और बांग्लादेश में ये संगठन है, और अब है JMB, जमात अल मुजाहिदीन बांग्लादेश। तो ये अगर ये रहेंगे, इन्होंने ठिकाने बना लिए हैं, तो ये देश की खतरा है। और अब जो बांग्लादेश के हालात हैं, जो भारत विरोधी हो गया है, तो इनके जो घर हैं, इनके हाइडआउट हैं। नेता हैं, उनके अपने दावे भी होते हैं, और अगर इन दावों में सच है तो जांच एजेंसियों को तुरंत एक्शन भी लेना चाहिए। लेकिन इस बीच नवभारत की टीम उस जगह पहुंची जहां पर सांसद ब्रिजलाल ने बांग्लादेशियों के होने का दावा किया था। देखिए हमारे लखनऊ संवाददाता विनोद मिश्रा की रिपोर्ट। नरेंद्र रहीम बादशाह। कहाँ के रहने वाले हो आप? हम लोग आसाम। असम के कहाँ से? गुवाहाटी। गुवाहाटी से। कब से लखनऊ में हो? 12 साल हो गए। कहाँ रहते हो लखनऊ में आप? डालीगंज क्रॉसिंग पे। कितने लोग रहते हैं? परिवार रहते हैं 6 लोग। और ये असम में कहाँ से बताया आपने? असम में गुवाहाटी। गुवाहाटी से। तो सभी लोग गुवाहाटी के रहने वाले हैं? कभी बहुत लोग है गुवाहाटी का, कभी अलग अलग है ना। हाँ। आप लोग क्या बांग्लादेश से असम आए थे? नहीं। आप लोग के पास क्या प्रूफ होता है? एड्रेस का क्या प्रूफ होता है? आधार कार्ड, पैन कार्ड सब कुछ है, वोटर ID सब कुछ है। तो वो सब असम का ही बना हुआ है कि लखनऊ का है? बेबी आप लखनऊ में कब से हैं? बचपन से। और कहाँ के रहने वाले हैं मूल रूप से आप लोग? ये न वो चारबाग। लखनऊ की रहने वाली हैं आप? हाँ। अच्छा, आप भैया कहाँ के रहने वाले हो? असम के। असम में कहाँ से? बरबटा से। तो आपकी परिवार के लोग क्या असम में है कि लखनऊ में है? लखनऊ में है। आप लोग के बारे में कहा जा रहा है कि आप लोग वहाँ से बांग्लादेश से आए? नहीं, बांग्लादेश नहीं, असम से बरबटा रूट। तो क्या क्या ID प्रूफ होते हैं आपके पास? सब कुछ है, वो है, सब कुछ है। वोटर ID कार्ड भी है? वो अभी वो आपकी उम्र नहीं है। और आधार कार्ड आपके पास? हाँ, सब कुछ है। दिल्ली पुलिस ने इसकी जानकारी दी है। राजधानी दिल्ली में ISIS के मॉड्यूल का भांडाफोड़ और इससे जुड़े 2 संदिग्ध आतंकवादी भी दिल्ली पुलिस के हत्थे चढ़े गए। पकड़े गए संदिग्ध आतंकियों में से एक दिल्ली का रहने वाला, जबकि दूसरा मध्य प्रदेश का रहने वाला बताया जा रहा। पुलिस के मुताबिक ये संदिग्ध आतंकी फिदाइन हमलों की ट्रेनिंग ले रहे थे। इनका टारगेट भीड़ भाड़ वाले इलाके थे। संदिग्ध आतंकियों की गिरफ्तारी से सनसनीखेज खुलासे हुए। पुलिस के मुताबिक दिल्ली में फिदाइन हमले की साजिश को अंजाम देने की कोशिश थी। राजधानी का भीड़भाड़ वाला इलाका इन लोगों का टारगेट था और आतंकी संगठन ISIS इसके पीछे था। प्लानिंग दिवाली से पहले दिल्ली को दहलाने की थी, यानी फेस्टिवल के मौकों पर कैसे धमाके किए जाए, कैसे आतंकी घटना को अंजाम दिया जाए, इसकी पूरी तैयारी थी। लेकिन इससे पहले दिल्ली और भोपाल से गिरफ्तारी हो गई। दोनों आतंकी आत्मघाती हमले की ट्रेनिंग ले चुके हैं और संदिग्ध आतंकियों से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस भी बरामद हुए। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने ISIS मॉड्यूल के 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। इस पर ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ एडिशनल CP प्रमोद कुशवाहा जी हैं। सर, ये दोनों आतंकवादी सेम नाम अदनान खान कैसे टारगेट कर रहे थे, कहां का रेकी कर चुके हैं? ये दोनों हैवी फुटफॉल एरियाज को टारगेट कर रहे थे और इन्होंने दिल्ली में मल्टीपल जगह रेकी की थी और उसके बाद में 2 जगह इन्होंने स्पेसिफिकली चूज़ की थी। एक पब्लिक पार्क था और एक मॉल था। अदनान जो दिल्ली का रहने वाला है ये, और अदनान जो भोपाल का रहने वाला है, ये ऑनलाइन एक दूसरे के टच में आए थे। काफ़ी पढ़े लिखे हैं। अदनान खान जो दिल्ली का है, ये इसको अबू मुहारिब के नाम से भी जानते हैं और ये कंप्यूटर का डिप्लोमा किया है इसने स्कूलिंग करने के बाद में। जो भोपाल का अदनान खान है वो चार्टेड अकाउंटेंट का CA का कोर्स कर रहा है। इनकी इनिशियली ये ISIS के लिए मीडिया हैंडलिंग का काम करते थे। आगे आपको दिखाएंगे क्यों कुरनूल में एक बस आग का गोला बन गई। लेकिन अभी देखिए जम्मू कश्मीर में राज्यसभा चुनाव में किसका पलड़ा भारी। जम्मू कश्मीर की 4 राज्यसभा सीट पर आज वोटिंग हो रही है। चुनावी मैदान में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने
ने 4 तो भारतीय जनता पार्टी ने 3 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। वहीं इस चुनाव में कांग्रेस और महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीपी ने एनसी को समर्थन देने का ऐलान किया। माना जा रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस 3 सीटें जीत सकती है, जबकि 1 सीट भाजपा के खाते में जाने की उम्मीद है। तेजस्वी यादव को सीएम चेहरा बनाए जाने पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने निशाना साधा है। चिराग पासवान ने कहा कि महागठबंधन के यादव समाज से आने वाले तेजस्वी यादव, जिनकी जनसंख्या बिहार में 13% है, खुद को मुख्यमंत्री, सहनी समाज जिसकी बिहार में आबादी 2% है, डिप्टी सीएम घोषित कर लिया, जबकि 18% वाले मुसलमानों को कुछ नहीं मिला। जननायक कर्पूरी ठाकुर के गांव से चुनावी अभियान शुरू करने पर कांग्रेस ने पीएम मोदी पर तंज कसा है। कांग्रेस ने पूछा कि बीजेपी बताए कि क्या ये सच नहीं कि अप्रैल 1989 में आरएसएस और जनसंघ ने कर्पूरी ठाकुर की राज्य सरकार को गिराया था और पीएम मोदी ने जातीय जनगणना कराने वालों को नक्सली सोच बताया था। तेजस्वी यादव के महागठबंधन का सीएम चेहरा घोषित होने के बाद निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने दावा किया कि जब महागठबंधन की सरकार बनेगी तो दलित और मुस्लिम से भी एक डिप्टी सीएम बनाया जाएगा। पप्पू यादव ने कहा कि राहुल गांधी दलित और मुस्लिम डिप्टी सीएम जरूर बनाएंगे और सभी समाज को सरकार में समुचित प्रतिनिधित्व मिलेगा। बीजेपी उम्मीदवार मैथिली ठाकुर के मंच से मिथिला का पाग फेंकने पर सियासी बवाल मच गया। दरभंगा के अलीनगर में आयोजित एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान मिथिला की पहचान और गौरव का प्रतीक पाग मंच से फेंके जाने का बलिया से विधायक केतकी सिंह का वीडियो वायरल हो रहा है। हालांकि केतकी सिंह ने कहा कि उनके बयान को गलत तरीके से देखा जा रहा है। दिल्ली में 15 दिन के भीतर दिल्ली वाले 600 करोड़ की शराब पी गए। चौंकिए नहीं, दिल्ली सरकार की तरफ से आए आंकड़ों के मुताबिक अक्टूबर महीने में दिल्ली में 600 करोड़ की शराब बिक्री हुई है। पिछले 15 दिनों में 594 करोड़ की शराब बिक्री हुई। पिछले साल के मुकाबले इस बिक्री में करीब 15% का इजाफा है। 2024 में दिवाली के समय करीब 516 करोड़ की शराब बिकी थी। दिल्ली में पिछले 6 महीने की अगर बातचीत करते हैं तो 4192 करोड़ की शराब बिक्री हुई है। तो ये चौंकाने वाले आंकड़े, हैरान करने वाले आंकड़े। आंध्र प्रदेश का रुख करते हैं। कुर्नूल में एक दर्दनाक हादसा हो गया। हादसे में 20 लोगों की जान चली गई है। हादसा चिन्ना टेकुर के पास हुआ। उस समय हुआ यह हादसा जब एक प्राइवेट बस में आग लगी। बताया जा रहा है कि सुबह करीब 3:30 बजे एक बाइक से टक्कर के बाद बस के फ्यूल टैंक में आग लग गई। हादसे के वक्त बस हैदराबाद से बेंगलुरु जा रही थी। हादसे में बस ड्राइवर की भी मौत हो गई है।